तो आपके कहने का मतलब कि बीजेपी के अलावा इस देश में बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अनार्किस्ट हैं, अनार्किस्ट थॉट्स की हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना नहीं है। और कांग्रेस इतनी अनार्किस्ट नहीं थी। ये लगातार की हार ने कांग्रेस में ऐसे फोर्सेस को एंट्री मिल गई जिनके विचार अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप राहुल जी की टीम देखेंगे या उनकी कोर टीम देखेंगे, उनके सोचने की पद्धति देखेंगे, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पद्धति है। और ये जो संविधान लेकर चलने की जो बात है, एक लैटिन अमेरिकन देश है, इस देश में इसी प्रकार से एक वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन संविधान लेकर चलता था और उसने वहां पर क्रांति लाने की कोशिश की। ये उसका रेप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत में नहीं हो सकता। भारत के नस नस में डेमोक्रेसी है। वी आर डेमोक्रेटिक बाय बर्थ, बाय ब्लड। इसलिए भारत ये डेमोक्रेटिक था, है और रहेगा। लेकिन ये जिस प्रकार की एनार्की लाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस को ये सोचना होगा कि इतनी पुरानी पार्टी अगर इस प्रकार से एनार्किस्ट बन जाए तो देश के हित में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी, जो चुनाव के दौरान हमने देखा, रिजल्ट में अगर हम देखें तो कांग्रेस 16 सीटें जीती 101 में से। जो शरद पवार की एनसीपी है वो 10 जीती 86 में से। उद्धव सेना 20 आउट ऑफ 95। इस तरह के कॉन्टेस्ट, इस तरह के रिजल्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी की पार्टीज ने भी परफॉर्म किया, अपने ओरिजिनल पार्टीज को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। ये आपने एक्सपेक्ट किया था? देखिए, इसको बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बताना चाहे तो अगर आप लोकसभा को देखेंगे तो लोकसभा में शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने पीक कर लिया। इट वॉज देयर पीक। और पीक में भी उनमें और हम में डिफरेंस कितना था? 0.3% था। वो थे 43.9%, हम थे 43.6%। तो सीधे हिसाब है कि जब 5% वोटिंग बढ़ा तो उनका तो बढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पीक कर लिया था। उन्होंने तो सब तरीके से डिविजिव पॉलिटिक्स करते हुए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए और फेक नैरेटिव करते हुए दे अचीव्ड देयर बेस्ट। तो ये जो बचा हुआ आया, ये तो उसका रिएक्शन था जो हमारे लिए आया था। जब लोगों को लगा कि नहीं, ये तो मोदी जी के साथ गलत हुआ, तो ये 5% का जो वोट सर्ज है, ये पूरा का पूरा समझ लीजिए, या करीब करीब पूरा, ये हमारे साइड आया। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में 5% अगर वोट बढ़ता है तो ये छप्पर फाड़ के देता है, इससे नीचे दे ही नहीं सकता। जहां देखिए 0.3% से उनको 31 जगह मिली और हमको 17 जगह मिली। अब तो 13% का डिफरेंस है हमें, 13%। सो आई वांट टू आस्क यू, आप कह रहे हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स उन्होंने किया, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बटेंगे कटेंगे चला, वोट जिहाद चला, धर्म युद्ध चला, फिर बाद में एक है तो सेफ है आया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये अब आने वाले दौर में पॉलिटिक्स, इलेक्शंस ऐसे ही हुआ करेंगे? देखिए, इसको अगर हम एंटायरिटी में देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये सारी चीजें क्यों आई। ये कोई हमने लाई नहीं थी। हमने वोटों का धर्मयुद्ध लाया नहीं था। जिस दिन नोमानी, जो उलेमा बोर्ड के प्रमुख है, उन्होंने 17 मांगों का ज्ञापन ये कांग्रेस को, उद्धव जी को और शरद पवार जी को सौंपा और ये कहा कि ये 17 मांगे आप हमारी मानेंगे तो हम वोट जिहाद करेंगे। अच्छा, 17 मांगे क्या थी? मैं 2 ही मांगे उसमें से बताऊंगा। एक मांग उसमें से ये थी कि 2012 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी है, उन पे से केसेस वापस ले लीजिए। दूसरा उनका मानना था कि आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाइए। ऐसी 17 मांगे थी और इन 3 पार्टियों ने उनको राइटिंग में दे दिया कि आपकी मांगे हमको मंजूर है या हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। और उसके बाद नोमानी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वोट जिहाद कीजिए
और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि लोकसभा के समय कुछ हमारे अकलियतियों के माइनॉरिटीज के लोगों ने, अकलियत के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढकर सोशली बायकॉट कीजिए। जब ये बातें आई तो इसका जवाब तो आएगा। अगर वोट जिहाद पर कोई वोट मांगेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर वोट जिहाद की कोई बात करता है तो वोटों का धर्म युद्ध होना चाहिए। और धर्म युद्ध एक पॉजिटिव टर्म है। आपको मालूम है हमारे संस्कृति में धर्म युद्ध का अर्थ होता है जहां सत्य होता है वहां विजय होता है। तो हमने वो बात कही और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्र दिया कि ये सोसाइटी को डिवाइड करके जीतना चाहते हैं, हम एक है तो सेफ है, और इस मंत्र ने काम किया। लातूर में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड से नोटिस आया है और कहा है कि जो जमीन वो 106 साल से उनके और उनके परिवारों के पास थी, अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस पर सरकार क्या करेगी? देखिए, इस प्रकार से किया नहीं जा सकता। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय, अंतिम निर्णय जो वक्फ के ऊपर दिया हुआ है, उसमें बहुत साफ शब्दों में कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग कर सकती है इसको डिफाइन किया है। और मुझे लगता है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार ने वक्फ का जो बिल तैयार किया, एक प्रकार से ये पूरा बिल ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है। क्योंकि मौलिक अधिकारों में हमारा अधिकार है कि संपत्ति जो हमारी होती है उस संपत्ति को रखने का अधिकार हमारा है। कोई भी उठाकर हमारी संपत्ति अपने नाम से कर दे और हमको कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, आपको कोर्ट में जो जाना पड़ता है, रिट में जाना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो कानून है ये गलत है। मैं ऐसा कहता हूं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर यह कानून तैयार किया गया है और इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निर्णय दिए। और मैं तो राह देख रहा हूं कब हमारा देश की संसद इस कानून को निरस्त करे और एक ठीक कानून, मैं ये नहीं कहता वक्फ बोर्ड पूरा समाप्त हो जाए। अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपनी प्रॉपर्टी रखनी है, उसका कानून होना है तो हो, लेकिन वो जहां उंगली रख दे वो उनकी संपत्ति, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो राह देख रहा हूं और मैं तो अपील करता हूं भारत की संसद से कि भारत की संसद जितनी जल्दी हो पाए ये वक्फ का अमेंडमेंट कानून पास करे। लेकिन तब तक इन 103 किसानों का क्या? नहीं, देखिए, उनको तो जो ड्यू प्रोसेस है उससे हम संरक्षण देंगे। ड्यू प्रोसेस है उसमें, उस ड्यू प्रोसेस के आधार पर उनको संरक्षण मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का आपका विजन क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, इसमें रेस टू द टॉप 3 है, उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हाल ही में ऐसा देखा गया है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स साउथ इंडिया में चले जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर गए हैं। महाराष्ट्र का विजन क्या लेकर आए हैं आप? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं मिथ है। देखिए, पहली बात तो हमने समझना चाहिए कि देश में कम से कम 12 स्टेट्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कॉम्पीट करते हैं, तो किसी न किसी स्टेट को प्रोजेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलेंगे, लेकिन बावजूद उसके महाराष्ट्र नंबर 1 है। आप देखिए, आज अगर हम लोग एफडीआई की बात करें तो अभी फर्स्ट क्वार्टर जब आया था तो एफडीआई में, देश में जितना एफडीआई आया उसका 52% एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। हम लगातार नंबर 1 पर है। 2015 के बाद केवल अगर महाविकास आघाड़ी के 2 साल छोड़ दे तो एफडीआई में हम नंबर 1 है। और अभी तो 6 ही महीने में, 2 क्वार्टर में हम लोगों ने पिछले साल के 90% को अचीव कर लिया है। तो हम लोग एक रिकॉर्ड एफडीआई में इस साल बनाने जा रहे हैं। जहां तक स्टार्टअप की बात अगर आप ले लीजिए, लोग कहते हैं बेंगलुरु स्टार्टअप कैपिटल है, कोई कहता है हैदराबाद स्टार्टअप कैपिटल है, लेकिन देश के रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या को आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप भी महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी महाराष्ट्र में है। आज अगर हम लोग एक जो नई इकोनॉमी की बात करें, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अभी डेटा ड्रिवन इकोनॉमी है और डेटा हैज सरपास्ड ऑयल इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन आज अगर देश की डेटा सेंटर कैपेसिटी का हम विचार करें, 65% ऑफ द डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में है।
तो किसी भी हालत में महाराष्ट्र ये बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। और हम वी एस्पायर टू मेक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और महाराष्ट्र इज अ फर्स्ट स्टेट कि जिसने $500 बिलियन का मार्क पार कर दिया है। बाकी स्टेट्स हमारे से बहुत पीछे है, हम $500 बिलियन के आगे चले गए। और जिस तेजी से हम लोग एक प्रकार से विकास कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि किसी भी हालत में हम लोग 2032 तक बाय बिजनेस यूजुअल हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। हमारा प्रयास है 2028 से 2030 के बीच हम महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए। उसका एक बड़ा रोड मैप हमने तैयार किया है। एक हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की थी, जिसमें हमने 20 टॉप सीईओज को लिया था। टाटा के जो एन चंद्रशेखरन है वो उसके सीईओ, उसके प्रमुख थे। एक रोड मैप हमने तैयार किया है जिसमें कौन से क्षेत्र में निवेश होना चाहिए, कितना निवेश होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा तैयार किया जाना चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी कैसी तैयार करनी चाहिए, इसका सारा रोड मैप तैयार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है महाराष्ट्र कल भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है और कल भी नंबर 1 ही होगा।